कण्व ऋषि के आश्रम भारत का जन्म हुआ। आश्रम वनवासी, जहाँ आश्रमों में संस्कार मिलते थे, शिक्षा के, पराक्रम के। उस आश्रम में पला पनपा विकसित हुए भरत ने बाघों शेरों के दांत गिने बचपन में, जहाँ हिरण भी विचरण करते थे। वो आश्रम वनों का प्रारूप था। वेदों की ऋचाएं लिखी गई, क्या महलों में? ऋचाओं का निर्माण आश्रमों में हुआ। उपनिषदों की रचना हुई। क्या उपनिषदें महलों में लिखी गई? नहीं, वह भी आश्रमों और गुरुकुलों में रचित हुई। पुराण की रचना कहाँ हुई? वह भी आश्रमों में, वनवासी जीवन, जहाँ प्रकृति का स्फुलिंग था, जहाँ प्रकृति का परिवेश था, जहाँ नदियों का कल कल ध्वनि प्रसारित होता, जिनके तटों पर केवल जल ही नहीं मिलता था, अपितु शुद्धिकरण की सारी प्रक्रियाएं चलती। पुराणों की रचना हुई। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी वनवासी परिवेश ही था, जिस आश्रम में जो पशु हैं समान रूप से विचरण करते थे, जो नभचर हैं वो उसमें कलरव करते थे, जो भ्रमर हैं वो फूलों पर गुंजायमान होते थे, मधुमक्खियाँ हैं जो अपना शहद का जो घर होता है वह भी तैयार, जहाँ पक्षी अपने घोंसले भी बनाते थे आश्रय के लिए। एक दिन में, एक वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, हजारों हजार वर्ष, लाखों वर्ष इस धरा पर हमारी संस्कृति विकसित हुई, जिनके नाम पर भारत बना,
वह कण्व ऋषि के आश्रम में जन्मे भरत थे, जो दुष्यंत के पुत्र थे, शकुंतला की गोद में पले थे। वही भारत, एक वर्ष में नहीं, 1000 वर्ष में नहीं, लाखों लाख वर्षों में विकसित हुआ, फैला, और उसका प्रकाश, उसके स्फुलिंग विश्व में प्रसृत हुए, संपदाओं से पूर्ण, दुग्ध का प्रवाह नदियों की भांति हमेशा प्रवाहित होता रहा, और उतना ही प्रवाह ज्ञान में भी था। जहाँ चारों वेद, जहाँ 18 पुराण, जहाँ उपनिषदें, जहाँ रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई, जिस आश्रम में, जिस वनवासी जीवन में हमारे ग्रंथों की रचना हुई, महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूत, महाकवि भारवी का चित्र सामने आया। वो महलों में नहीं, वृक्षों के तले प्रसव 9 महीने का, गर्भस्थ स्थिति 9 मास की होती है, जब आदमी के भीतर संकल्पना होती है, जब आदमी के भीतर चिंतन होता है। उस चिंतन में 10-20 वर्ष समय लगते हैं। जब किसी कोई रचना करनी पड़ती है, तो उस रचना में, रचना करने के पूर्व चिंतन की आवश्यकता होती है, अपने अनुभूति के, अपने अनुभवों के विस्तार का संकल्प होता है। चाहे महाकाव्य हो, चाहे ऋचाएं हों, चाहे उपनिषदें हों, वह एक दिन की और 1 घंटे की उपज नहीं है, बल्कि सतत साधना के क्रम में उनका विकास हुआ। जब हम भारत के शौर्य पराक्रम को देखते हैं, भारत के अतीत को याद करते हैं, तो उस अतीत में जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी ऋषि रहे हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नदियों के तट पर, आश्रमों में, पर्वतों की गुफाओं में जो चिंतन किया, जो दृष्टि दी है, वह पूरा जीवन प्राकृतिक परिवेश में हुआ है, जहाँ थलचर भी, नभचर भी, जलचर भी
का जीविका, चाहे कीट हो या पतंग हो, जीवों का विविध स्वरूप और उनके जीवन का प्रवाह हमने देखा। यह भारतीय चेतना का स्फुलिंग है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर पैदा होकर के एकान्वित हुआ है, और जो जिसके भीतर सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं। जो ओस की बूंदें प्रत्येक पौधे पर, वनस्पति पर छाई रहती है, सूर्य की प्रथम किरणें हंस की तरह उन पौधों पर मोती के रूप में जो दिखाई पड़ती हैं, वह क्रमशः वह हंस उसको चूमता है। इसीलिए हंस की प्रकृति में मोती चूमने का, यह मोती तो पौधों के रात्रि में जो ओस की बूंदें होती हैं, उसको ये सूर्य भी, सूर्य को हंस का रूप दिया गया है, वह भी चूमता है। जब भी कोई बड़ी संकल्पना होती है, रचनाकार चिंतन करता है, तब रचना, कविता, नाटक, कहानी और कोई व्यवस्था पैदा होती है। किंतु दुर्दिन में आतताइयों के ध्वंस, संहार और विप्लव, पतन के परिणाम में पुनः उसको स्थापित करने का संकल्प होता है। तो यह संकल्प भी कम से कम कई वर्षों का होता है। कई वर्षों के चिंतन और मनन के उपरांत इस बृहद भारत राष्ट्र के गौरव को, जो विभिन्न समुदायों में, विभिन्न पंथों में, विभिन्न प्रकृतियों में, प्रवृत्तियों में विभाजित, प्रभावित हो चुका है, उसको, उसके भीतर उस चेतना को, जो हमारे ऋषियों ने अनंत काल से जो प्रकाश दिया है, उसको संरक्षित करने का, पुनर्निर्माण का, पुनर्निर्धारण का संकल्प करने वाले व्यक्ति में क्रमशः चिंतन की प्रक्रिया का
विकास होता है। यह संकल्पना अनेक ऋषियों ने, मनीषियों ने समय और काल विशेष के अनुसार की। 1889 के 90 के कालखंड में कई ऐसे मनीषियों का अवतरण हुआ। उसी कालखंड में डॉक्टर संपूर्णानंद अवतरित हुए। उसी कालखंड में महाकवि जयशंकर प्रसाद का अवतरण हुआ। और उसी कालखंड में, उसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम का हेडगेवार का अवतरण हुआ। अवतरण काल से लेकर चिंतन की धारा प्रवाहित थी। महाकवि जयशंकर प्रसाद में भी राष्ट्र चेतना प्रवाह ले रही थी। विकास प्रक्रिया के अनुसार डॉक्टर संपूर्णानंद भी अपनी चिंतन धारा में, राष्ट्र धारा में बहते रहे। तीनों की धाराएं भिन्न थीं। एक में साहित्य था, अतीत का शौर्य, अतीत का स्मरण और उसको स्थापित करने का प्रयास, कविता, नाटक, कहानी के माध्यम से। दूसरे का चिंतन, राजनीति, लेखन, निबंध और इतिहास, लेखन की परंपरा का अभ्यास। और डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि समूचे भारतीय वांग्मय के उत्थान पतन का अवलोकन, चिंतन और मनन अपने अध्ययन काल से उनके भीतर समाहित था। एक चिकित्सक होकर के भी वह भौतिक समृद्धि के वासना में नहीं आए, किंतु उनकी पीड़ा प्रसाद के साहित्य, संपूर्णानंद के राजनीतिक आकांक्षा, इतिहास और साहित्य लेखन से भिन्न भारतीय जीवन में एक प्रकाश, एक संस्कार लाने का भाव था। यह भाव लाना कितना कठिन था, कल्पना कर सकते हैं।
साहित्य की रचना कर लेना, नेतृत्व करना, राजनीति में जाना, लेकिन लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के मन में राष्ट्र की भावना को प्रसारित करने की संकल्पना करना कितना दुरूह हो। प्रत्येक व्यक्ति का मन भिन्न भिन्न होता है, उसके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु एक स्थान पर उसे एकान्वित होना पड़ता है जब उसकी रक्षा की बात आती है, जब उसमें उसके विचारों पर आक्रमण होता है, तब वह एकान्वित होता है। किंतु जो व्यक्ति का मन है, व्यक्ति की वासना है, व्यक्ति की कामना है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, व्यक्ति की जो पद लिप्सा है, वह अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। किंतु राष्ट्र के प्रति समग्र में निष्ठा पैदा करना कितना कठिन था। बचपन में दीपावली मनाई जाती थी, गांव में हर घर में दीपक जलाए जाते थे, चाहे पशुओं के खाने का नाद हो या दरवाजे के एक तरफ रखा हुआ जो गोबर है और जो मंदिरों में ले जाने के लिए दीप और घर में सजाए जाने के लिए दीपों की लंबी कतारें, मिट्टी के दिए, उसमें बातियां, जलता हुआ एक दीप लेकर और उन दीपों को पहले सब जगह लगाया जाता था। फिर जलते हुए दीप से प्रत्येक दीप को जलाने का क्रम बच्चे किया करते थे। वह क्षण मुझे भी याद है। प्रत्येक दीप को जलाने में कितना समय लगता है। आजकल तो विद्युत की लड़ियाँ घरों पर लगा दी जाती हैं आनंद लेने के लिए, लेकिन गाँव में जब ये दीप जलते थे तो प्रत्येक घर, प्रत्येक के द्वार प्रकाश से प्रकाशमय हो जाते थे। उस समय नारियों की उतनी ही व्यस्तता थी जितनी पुरुषों की होती थी, उतनी ही बच्चों की होती थी। परम आनंद होता था कि भगवान राम का अयोध्या आगमन के अवसर की संकल्पना में ये दीप जलाए जाते थे। ठीक उसी तरह प्रत्येक दीप को प्रज्वलित करने का संकल्प लेने वाला महामनीषी अपने छोटे कालखंड में विस्तार दे गया।
और वह विस्तार अनंत काल के लिए दे गया। उसके प्रयाण के बाद भी उसकी परंपरा, उसके विचार, उसके दर्शन, उसकी दृष्टि, उसका चिंतन, उसके राष्ट्र भाव का विश्लेषण, व्याख्या, ये सब कुछ सामासिक रूप में अग्रसर होता है। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना यह व्यक्त कर रही है कि जो स्फुलिंग है, ये स्फुलिंग भारतीय सांस्कृतिक परिवेश की परंपरा में से आए हुए जो विषाद से उत्पन्न उस विचारक के स्फुलिंग रहे हैं, और जो उसके चिन्ह हैं, जहाँ उस विराट पुरुष से उनका एकाकार होता है, उसका चिन्ह आज भी उस कालखंड में भी जब उन्होंने स्थापना की थी, वो स्फुलिंग चिन्ह अवशिष्ट थे। धीरे धीरे क्रमशः उसका विस्तार होता गया। अपने अध्ययन काल में प्रत्येक स्वयंसेवक नए को शाखाओं में लाने के लिए नियमित उसके यहाँ जाता था। एक एक व्यक्ति को क्रमशः जोड़ते चले, जुड़ते जुड़ते वो एक सागर के रूप में तैयार। अगर 1925 के स्थापना की बात सोचें तो 1915-20 वर्ष पहले संकल्पना और चिंतन में, उसके निर्माण में, चिंतन की धारा में जो संकल्पना थी वो अभी उसके मन में स्थापित थी, जिसका प्रकाश 1925 में। वैसे संकल्पना से लेकर और स्थापना तक का कालखंड दोनों उसका बीज है। लगभग 100 वर्षों में आज वह एक वृक्ष का आकार आने वाले, अगर यही प्रक्रिया अनवरत बनी रही तो 200-400 वर्षों में जो लाख वर्षों की परंपरा की क्षति हुई वह पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि प्रसाद जी की पुनः उस रचना को मैं व्यक्त करूंगा कि कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के, लेकिन वो चिन्ह शेष नहीं रह जाएंगे,
महामिलन के उस अनादिकाल से हमारे जीवन का प्रवाह रहा है। वो प्रवाह में उस समय हम गौरव का अनुभव करेंगे। जब साहित्य की रचना होती है, नाटक की रचना होती है, काव्य महाकाव्य की रचना होती है, तो निश्चय ही महाकाव्य की रचनाओं में जीवन के सारे परिवेश समाहित किए जाते हैं। और विशेषकर जो ऐतिहासिक कथानक होते हैं, उन कथानकों में जो कवि है, जो चिंतन करता है, उसकी दृष्टि में विस्तार रहता है। किंतु जो यथार्थ में रचना करता है, उसके सामने तो पूरा परिवेश, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, ये दृष्टिगत रहता है। केवल कथाक्रम को एकान्वित करने का होता है। इतिहास लिखने वाला तो केवल घटनाओं को जो लिखा हुआ है उनको एक रूपता देकर और वह क्रमशः इतिहास का, अतीत का बोध करा देता है, लेकिन पूरे जीव समाज को, जन समाज को एक धागे में, एक तागे में जोड़ने का प्रयास करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऋषियों को, हमारी परंपरा को अगर प्रत्येक जन को जोड़ने में लाख वर्ष लगे हों, जब भगवान राम का अवतरण हुआ हो, जब राजा सागर का अवतरण हुआ हो, जब राजा भगीरथ का आगमन हुआ हो, जब गंगा प्रवाहित हुई, जब ऋषियों की परंपरा में हमारे शास्त्र और हमारे पुराण, हमारी ऋचाएँ, हमारे काव्य महाकाव्य विकसित हुए हैं, तो उनको उसी रूप में लाने के लिए तो 400 वर्ष लगेंगे, लेकिन बीज तो 1910 से ही पड़ चुका था और वह बीज 1925 में पड़ा। जैसे जब हम माँ शकुंतला के पुत्र कण्व ऋषि में पाले, भारत जिनके नाम पर भारतवर्ष है, भारत को बनने में कितना समय लगा। निश्चित रूप से भारत का भारतवर्ष, जिसको जिस ऋषि ने जन जन को जोड़ने और जोड़कर सांस्कृतिक विकास की धारा को 100 वर्षों में यह रूप दिया है। निश्चय ही आने वाले 200-300-400 वर्षों में भारत का
कण्व ऋषि का जो आश्रम है, जो वनवासी जीवन है, वह उसका जो स्फुलिंग है, उसका जो प्रकाश है, उसकी किरणों का प्रवाह है, तो वो सब एकान्वित हो करके उस भारत का निर्माण करेगा, जो भारत उस भारत की परंपरा से हमेशा स्मरण किया जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उस महर्षि जिसने जन मन को जोड़ने का और प्रत्येक दीप को एक रूप में जलाने का की जिसने संकल्पना की थी, उसकी संकल्पना आज विश्व विस्तार ले रही है। ईर्ष्याएं तो होती हैं, फिर भी प्रसाद जी की उस रचना से मैं समाप्त करूँगा कि हमने तो प्रलय का शीत झेला है, आंधियाँ भी देखी हैं, झड़ी भी देखी हैं, प्रचंड वायु भी देखा है, प्रलय भी देखा है, तब भी हम हंसते हुए अपने शौर्य और पराक्रम से जीवंत